नमस्कार, मैं अजय कुमार। उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल से 41 मजदूर मौत के दरवाजे को तोड़कर जिंदगी के आंगन में आने की लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले 15 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और उत्तरकाशी जिले के सिलकियारा टनल में उनकी जान फंसी हुई है। उन्हें टनल से बाहर निकालने के लिए कई तरीके आजमाए जा चुके हैं, मगर उन्हें टनल से बाहर नहीं निकाला जा सका है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही भारत की क्षमता और बचाव के कामकाज पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अंदर फंसे एक मजदूर के भाई का कहना है कि देश डिजिटल हो गया। हम चंद्रयान की कामयाबी पर चर्चाएं करते हैं, मगर पिछले हफ्ते भर से ज्यादा वक्त से मजदूर फंसे हुए हैं। हम उन्हें बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं और विस्तार से बात करते हैं, ताकि यह बात समझ में आए कि इस हादसे से उठते सवाल किन्हें दोषी की कैटेगरी में खड़ा करते हैं। सबसे पहला सवाल यही बनता है कि आखिरकार 41 मजदूर टनल में फंसे कैसे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलकियारा से लेकर डांडल गांव के बीच तकरीबन 4.5 किलोमीटर लंबी एक टनल यानी सुरंग बनाई जा रही है। इस टनल को सिलकियारा डांडल गांव टनल या सिलकियारा बारकोट टनल नाम दिया गया है। सिलकियारा की तरफ से तकरीबन 2350 मीटर यानी टनल के एक तरफ से 2.25 किलोमीटर टनल का काम पूरा हो चुका था और डांडल गांव यानी टनल की दूसरी तरफ से तकरीबन 1 किलोमीटर 700 मीटर काम पूरा हो चुका था। बीच में केवल 441 मीटर की पहाड़ को हटाकर सुरंग बनाने का काम करना बचा हुआ था। अगले साल यह टनल बनकर तैयार होने वाली थी, मगर दीपावली के दिन यानी 12 नवंबर की सुबह में ऐसा हादसा हुआ कि तब से लेकर 15 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और मजदूर टनल में फंसे हुए हैं। रोजाना की तरह मजदूरों का जत्था रात में काम करके सिलकियारा की तरफ से टनल से बाहर निकल रहा था। ज्यादातर मजदूर टनल से बाहर निकल गए थे, तभी अचानक सिलकियारा की मुहाने की तरफ से तकरीबन 210 मीटर की दूरी पर टनल के ऊपर मौजूद पहाड़ से मलबा भरभरा कर गिरने लगा। टनल के ऊपर से गिर रहे पहाड़ के मलबे मतलब मिट्टी, पत्थर, चट्टान के टुकड़ों से टनल के भीतर का करीब 60 मीटर जगह भर गई, यानी सिलकियारा की मुहाने की तरफ से बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया। चूंकि दूसरी तरफ से यानी कि डांडल गांव की तरफ से 1 किलोमीटर 700 मीटर का टनल बन चुका है, मगर बीच में 441 मीटर पहाड़ हटाकर टनल बनाने का काम बचा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि मजदूरों का दोनों तरफ से निकलने का रास्ता बंद हो गया। मतलब 41 मजदूर सिलकियारा डांडल गांव के टनल की करीब 2 किलोमीटर के रास्ते में फंसे हुए हैं। वह इधर से उधर चहलकदमी कर सकते हैं, वहां पर बिजली की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, मगर उनकी मानसिक हालात ऐसी है जहां एक पल वह सोचते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं होगा, तो दूसरे पल सोचते हैं कि उनकी जिंदगी अब राम भरोसे है। बचाव के काम में लगी टीम ने पहले यह कदम उठाया कि मलबे को हटा करके मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाए। मलबे को हटाने की कोशिश की गई, मगर ऊपर से और ज्यादा मलबा गिरने लगा। मलबा और बढ़ गया तो बचाव की टीम को इस योजना से पीछे हटना पड़ा। उसके बाद बचाव की टीम ने यह योजना बनाई कि 1 मीटर डायमीटर यानी कि 1 मीटर व्यास वाले एक पाइप को मलबे के बीच से मजदूरों तक पहुंचाया जाए। मजदूर उसमें घुसकर रेंगते हुए बाहर निकल आएंगे, मगर यह योजना भी फेल हो गई। पाइप को जब मलबे से गुजारा गया तो मलबे का भार पाइप पर इतना ज्यादा पड़ा कि जो मशीन पाइप को संभाल रही थी वह मशीन पाइप को संभाल नहीं पाई। अब तक एक अच्छी बात यह हो चुकी थी कि टनल के छत से होते हुए 6 इंच डायमीटर वाली एक पाइप को मलबे के बीच से ड्रिल करके मजदूरों तक पहुंचा दी गई थी। इस पाइप के जरिए मजदूरों को बोतलों में भरकर खाना पहुंचाया गया, ऑक्सीजन भेजी गई, बात करने के लिए वॉकी टॉकी दिया गया, उन तक कैमरा पहुंचा दिया गया, भीतर से तस्वीर आनी शुरू हो गई। उसके बाद यह योजना बनी कि 800 मिलीमीटर डायमीटर वाले एक माइक्रो ड्रिलिंग की जाए, मतलब 1 मीटर से भी कम व्यास वाली एक छोटी सी सुरंग मलबे के बीच से बनाई जाए और मजदूरों को छोटी सी सुरंग से बाहर निकाल लिया जाए। यह बहुत मुश्किल काम था। 800 मिलीमीटर का मतलब हुआ कि 3 फीट भी पूरा नहीं, मतलब बहुत मुश्किल से एक आदमी लेटकर उस सुरंग से अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आ सकता है। ऑगर मशीन के सहारे मलबे की ड्रिलिंग की जा रही थी। ऑगर मशीन को एक तरह से ड्रिलिंग मशीन की तरह समझिए। ड्रिलिंग करते वक्त ऑगर मशीन की ब्लेड टूट जा रही थी, क्योंकि मलबे से सरिया और पत्थर था। चूंकि टनल को तोड़कर चट्टानों और पत्थरों के मलबे बिखरे हुए थे, तो टनल की छत भी टूटी हुई थी। छत में सरिया भी होता है, तो जब इस सरिया से मशीन टकरा रही थी तो मशीन का ब्लेड टूट जा रहा था।
और सरिया को भी काटना था ताकि आगे का रास्ता बन पाए। सरिया को काटने के लिए एक बंदा 800 मिलीमीटर के पाइप में घुस रहा था और अपने साथ गैस कटर वाली सिलेंडर ले जा रहा था। मलबे के पास पहुंचकर सरिया को काट रहा था। बहुत ही खतरनाक धुएं से बचकर फिर बाहर आ रहा था, फिर अंदर जा रहा था। यह बहुत ही हिम्मत वाला काम था। मजदूरों तक पहुंचने में महज 10 से 12 मीटर की दूरी बची हुई थी। मतलब 60 मीटर के मलबे में से 10 से 12 मीटर और मलबा और 10 से 12 मीटर और चट्टान को हटाना था। तभी फिर से ड्रिलिंग मशीन की ब्लेड टूट गई। अब यह ब्लेड सरिया में फंस गई है। चूंकि पाइप के सहारे केवल एक ही व्यक्ति घुस करके काम कर सकता है, इसलिए इसे निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। यहां पर इस योजना को भी छोड़ दिया गया और इसके बाद अब एक वर्टिकल ड्रिलिंग की योजना शुरू की गई है। वर्टिकल ड्रिलिंग को ऐसे समझिए कि टनल पहाड़ी के भीतर बनी है, तो अब पहाड़ी की चोटी से वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है। वर्टिकल ड्रिलिंग कर पहाड़ के ऊपर से पाइप डाला जाएगा। इसमें भी खतरा है कि जब पहाड़ के ऊपर से पाइप डाला जाएगा तो बहुत ज्यादा मलबा नीचे गिरेगा। अगर यह खतरा बढ़कर के इतना नहीं बढ़ा कि रुकावट आ जाए, तभी मजदूरों को बाहर निकाला जा सकेगा। जानकार कह रहे हैं कि इसमें 4 दिन का वक्त लग सकता है, मगर देखते हैं कि आगे क्या होता है। मजदूरों को बाहर निकालने में दर्जनों भर सरकारी एजेंसियां काम कर रही हैं। वर्टिकल ड्रिलिंग के कामकाज को सतलज विद्युत निगम लिमिटेड अंजाम दे रही है। अब बात करते हैं कि यह हादसा किस तरह के सवाल खड़ा करता है। जब भी हादसा होता है तो प्रशासन समेत कई सारे लोग यह बात कहते हैं कि अभी सरकार से सवाल ना पूछा जाए, अभी सरकार के खिलाफ शिकायत दर्ज ना की जाए, अभी बचाव काम में लगा जाए। यह बात ठीक है कि सबसे ज्यादा प्राथमिकता बचाव काम को देनी चाहिए, मगर कोई भी हादसा अचानक नहीं होता है। धीरे धीरे सरकार और प्रशासन की तरफ से वह गलतियां बार बार दोहराई जाती हैं जिन गलतियों की अंतिम नियति हादसों में तब्दील हो जाती है। इसलिए हादसों के समय यह जरूरी है कि उस तरह के सवाल उठाए जाएं जिनके ना पूछे जाने की वजह से और दबा देने की वजह से हादसे होते हैं। जानकारों की माने तो बात यह है कि हिमालय एक बनती हुई पर्वतमाला है। मतलब हिमालय की उम्र करोड़ों साल है, मगर यह पहाड़ों की दुनिया का बहुत उम्रदराज पहाड़ नहीं। हिमालय के नीचे मौजूद प्लेट एक दूसरे से दूसरे पहाड़ों के नीचे मौजूद प्लेट या एक तरह से कह लीजिए तो भूखंड के मुकाबले ज्यादा टकराती रहती हैं। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की लगातार टकराहट यहां भीतर ही भीतर चलती रहती है। इसलिए यह भूकंप के लिहाज से बहुत ही खतरनाक इलाका माना गया है। ठीक यही बात यूरोप या दूसरे महादेश में मौजूद पहाड़ों के लिए नहीं कही जा सकती है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फॉर्मर डायरेक्टर पीसी नवानी कहते हैं कि यूरोप या दूसरे महादेशों के पहाड़ों में बहुत बड़े टनल के सहारे सड़कें बनाई जाती हैं। यूरोप या दूसरे महादेश के लिए जितना आसान है, उतना ही कठिन भारत में हिमालय और पूर्वोत्तर के पहाड़ी इलाकों में टनल बनाना है। भारत की परिस्थिति में टनल बनाने के लिए अलग तरह की विशेषज्ञता चाहिए, जो हाल फिलहाल अभी नहीं दिखती है। कहने का मतलब यह है कि हिमालय वैसी किसी भी संरचना के लिए जो पहाड़ काटकर बनाई जाती है, उसके लिए बहुत ही संवेदनशील इलाका है। हर बार हिमालय के क्षेत्र में बन रही संरचनाओं में कभी भी कोई भी हादसा होता है तो सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि क्या वैज्ञानिकों ने उस संरचना को बनाने की इजाजत दी थी? क्या टनल बनाने से पहले चट्टान को भूवैज्ञानिक सर्वे किया गया था? चट्टान का भूविज्ञानी यानी जियोलॉजिकल सर्वे में क्या निकल करके आया? अगर यह निकल कर आया कि वहां पर टनल बनाया जा सकता है, तो यह कैसे मुमकिन है, यह कैसे संभव है कि जो टनल अभी बनकर तैयार भी नहीं हुआ, उसके मुहाने से केवल 210 मीटर के अंदर इतना ज्यादा मलबा गिरा कि करीब 60 मीटर एरिया मलबे से भर गया है? क्यों मलबे का इतना ज्यादा दबाव पड़ा कि वहां से 1 मीटर डायमीटर वाली पाइप निकालने का काम भी संभव नहीं हो पाया? इसका दोषी कौन है? क्या इन सवालों से यह संभावना नहीं पैदा होती कि 41 मजदूर इसलिए फंसे क्योंकि टनल बनाने के लिए जो प्रक्रियाओं के पालन से जुड़ी जो शर्त होती है उसे पूरा नहीं किया गया? क्या उन चट्टानों पर भरोसा किया जा सकता है जो चट्टानें बहुत ज्यादा कमजोर हैं? और सोच कर देखिए कि अगर यह टनल तैयार हो गया होता, चलती हुई कार ट्रक पर मलबा भरभरा कर ढहता, तब क्या होता? कई सारे जानकार यह बताते हैं कि मानक यह कहता है कि सुरंग में कामकाज एक्सपर्ट और जियोलॉजिस्ट की निगरानी में होनी चाहिए, मगर आप जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मजदूर ठेकेदारों की निगरानी में काम कर रहे हैं। ठेकेदार अपनी लागत पर ज्यादा ध्यान देते हैं, सुरक्षा और विज्ञान को तो उनको समझ ही में नहीं आता है। मतलब एक्सपर्ट की मौजूदगी नहीं है, जियोलॉजिस्ट की विशेषज्ञता और विज्ञान की चेतावनी को नजरअंदाज किया जा रहा है। जानकार बताते हैं कि टनल बनाने की 2 तकनीकें होती हैं। एक को कहते हैं ब्लास्ट एंड ड्रिलिंग मशीन
और दूसरी होती है टनल बोरिंग मशीन। इन दोनों में टनल बोरिंग मशीन का कामकाज धीमा होता है, यह मशीन महंगी होती है मगर ब्लास्ट और ड्रिलिंग मशीन के मुकाबले कम घातक साबित होती है। सिलक्यारा टनल में ब्लास्ट और ड्रिलिंग मशीन के जरिए काम किया जा रहा था। इसमें ब्लास्ट करके चट्टान को तोड़ा जाता है, चट्टान तो टूट जाती है मगर संभावना यह भी पैदा होती है कि ब्लास्ट की वजह से दूर दूर की चट्टानों में से कुछ चट्टान कमजोर हो गई हों और बाद में जाकर यही चट्टानें घातक साबित हो जाती हैं। उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के भूवैज्ञानिक एसपी सती कहते हैं, हालांकि टनल बनाने वाली कंपनियों कभी स्वीकार नहीं करती हैं कि वे अपने काम में विस्फोटकों से ब्लास्ट करवाती हैं। हमने पहले भी बार बार इसका उल्लंघन देखा है कि बहुत ज्यादा विस्फोटकों के जरिए ब्लास्ट कर चट्टानों को तोड़ा गया है। मेरा मजबूती से मानना है कि सुरंग के ढहने का अंतिम कारण एक बड़ा झटका था जिसकी जांच होनी चाहिए। भारी विस्फोटकों के इस्तेमाल से इंकार नहीं किया जा सकता है। सिलक्यारा टनल चार धाम प्रोजेक्ट का हिस्सा है, वही प्रोजेक्ट जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट है। मतलब उत्तराखंड में सड़कों का ऐसा जाल बना दिया जाएगा कि हर मौसम में चार धाम की यात्रा की जा सकेगी। एक्टिविस्ट इंद्रेश मुखैरी ने इस पर कहा है कि ऑल वेदर रोड अब ऑल वेदर स्लाइडिंग रोड में तब्दील हो गया है। नियम यह है कि अगर 100 किलोमीटर से ज्यादा लंबी रोड बनाई जा रही है तो उसके लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन यानी कि एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट किया जाए। चार धाम प्रोजेक्ट 889 किलोमीटर लंबी परियोजना है मगर पर्यावरण प्रभाव आकलन से बचने के लिए EIA इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट से बचने के लिए 889 किलोमीटर लंबी परियोजना को 53 हिस्सों में बांट दिया गया। यानी इतनी बड़ी परियोजना का पर्यावरण प्रभाव आकलन नहीं हुआ है। अब आप बताइए कि इस हादसे या चार धाम प्रोजेक्ट के तहत बनने वाली सड़कों पर भविष्य में जो हादसे होंगे इसका दोषी कौन होगा, सरकार होगी कि या भगवान। जानकारों के मुताबिक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि इतने बड़े टनल को बनाने के लिए एस्केप रूट टनल भी बनाया जाता है ताकि आपदा के समय वहां से बाहर निकालने के लिए उस एस्केप रूट का इस्तेमाल किया जाए। अगर यह एस्केप रूट टनल वहां पर बना होता तो आसानी से मजदूरों को वहां से बाहर निकाल लिया जाता। तो सवाल यह है कि इस मानक को सिलक्यारा टनल बनाते समय क्यों नहीं अपनाया गया। अब आप खुद सोचिए कि इसके लिए टनल बनाने वाली कंपनी को क्यों नहीं दोष देना चाहिए, इसके लिए सरकार शासन प्रशासन को क्यों नहीं दोष देना चाहिए जो समय समय पर इस तरह के प्रोजेक्ट की निगरानी करने के लिए मोटी तनख्वाह लेते हैं। सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज फाउंडेशन के डायरेक्टर अनुप नौटियाल ट्विटर पर लिखते हैं कि 2021 चमोली की आपदा में अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं चला और उत्तरकाशी में 900 करोड़ के 4.5 किलोमीटर टनल में एस्केप टनल नहीं बना है। कौन जिम्मेदार है? होटल ऑफिस में इमरजेंसी एग्जिट होते हैं, यहां क्यों? उत्तराखंड के सभी नए चालू प्रोजेक्ट का सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए। सिलक्यारा टनल उत्तराखंड में 12,000 करोड़ की लागत से बन रहे चार धाम महामार्ग प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह टनल बनाने का ऐलान साल 2018 में हुआ था। 4.5 किलोमीटर लंबी टनल की लागत तकरीबन 1383 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस टनल को इस मकसद से बनाया जा रहा है कि गंगोत्री से यमुनोत्री के बीच का 20 किलोमीटर का फासला कम हो जाएगा। गंगोत्री से यमुनोत्री पहुंचने में 45 मिनट कम लगेगा। NHIDCL ने जून 2018 में इस टनल प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन के मसले पर हैदराबाद की नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के साथ 853 करोड़ रुपए का करार किया। मतलब इस टनल के कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग की जिम्मेदारी नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड की है जो हैदराबाद में मौजूद है। तो अब चलते चलते थोड़ा नवयुग इंजीनियरिंग लिमिटेड का परिचय भी जान लेते हैं। द वायर पर छपी संगीता बरुआ पिसारोती की रिपोर्ट बताती है कि महाराष्ट्र के ठाणे जिले में नागपुर से मुंबई समृद्धि एक्सप्रेस के निर्माण का काम चल रहा है। इस एक्सप्रेस का ठेका भी नवयुग इंजीनियरिंग लिमिटेड को मिला हुआ है। मुश्किल से 3 महीने पहले की बात है कि एक दुर्घटना के दौरान यहां के 20 लोगों की जान चली गई। इसमें मजदूर और इंजीनियर शामिल थे। इस एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन साल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस कंपनी के ठेकेदारों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। इस कंपनी का इतिहास नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी गौतम अडानी से भी जुड़ता है। यह कंपनी 2019 में आंध्र प्रदेश के हुए विधानसभा चुनाव से पहले तेलुगु देशम पार्टी और चंद्रबाबू नायडू की बेहद करीबी मानी जाती थी। नवयुग इंजीनियरिंग लिमिटेड के पास आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम बंदरगाह का 75% मालिकाना शेयर था। अडानी ग्रुप कई सालों से चाहता था कि कृष्णापट्टनम बंदरगाह को खरीद कर अपने कारोबार में शामिल कर लिया जाए, मगर बात नहीं बन रही थी। अक्टूबर 2018 में इनकम टैक्स अधिकारियों की तरफ से नवयुग इंजीनियरिंग लिमिटेड के दफ्तरों पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में छापा भी पड़ा, मगर उस समय आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी यानी चंद्रबाबू नायडू की सरकार थी, तो वह नहीं हो पाया जिसके लिए छापा मारा गया था।
साल 2019 में जब आंध्र प्रदेश की सत्ता बदली, सत्ता तेलुगु देशम पार्टी से छिनकर वाईएसआर के जगनमोहन रेड्डी के पास आई, तो इस कंपनी को सरकार से वह फायदा मिलना बंद हो गया जो फायदा चंद्रबाबू नायडू के जमाने में इसे मिलता था। अडानी ग्रुप ने जगनमोहन रेड्डी के शासन के दौरान फिर से अपनी किस्मत आजमाई और अब की बार नवयुग इंजीनियरिंग लिमिटेड के पास मौजूद कृष्णापट्टनम बंदरगाह के 75% शेयर को खरीद लिया। तो इस तार को भी थोड़ा जोड़कर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट किसको मिलता है और उसमें किस किस तरह की धांधलियां होती हैं और धांधलियां क्यों होती हैं।